आज लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेज नंबर 284 ऑफ द बुक स्टडी ऑफ लैंग्वेज फोर्थ एडिशन बाय जॉर्ज यूल। पीडीएफ में इसका पेज नंबर 304 है। पॉइंट नंबर वन इज बाय डायलैक्टिकल। बाय जिस तरह आपको पता है, बाय का मतलब होता है वन। डायलैक्टिकल का मतलब ये है कि जो दो ऐसा शख्स जो दो डायलैक्ट्स बोलने की पोजीशन में हो, वन being capable of speaking two dialects। उसके बाद है जी bilabial। bilabial कहते हैं ये कॉन्सोनेंट होता है प्रोड्यूस बाय यूजिंग बोथ लिप्स। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एंड लास्ट साउंड्स इन पब, पब यानी प एंड ब साउंड, प एंड ब साउंड जो है इसे बाइलेबियल कहा जाता है। और बाइलेबियल का मतलब है दोनों लिप्स को, बाय का मतलब है दो। बाइलिंगुअल मीन्स a term used to describe a native speaker of two languages or a country with two official languages in contrast to monolingual। monolingual का मतलब होता है जहाँ पे एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती हो या जो शख्स एक लैंग्वेज इस्तेमाल करता हो। बाय का मतलब है दो, तो दो लैंग्वेजेस पे जिसको कमांड हो। बाइलिंगुअलिज्म द स्टेट ऑफ हैविंग टू लैंग्वेजेस को हम कहेंगे bilingualism। Then is blending। What is blending? The process of combining the beginning of one word and the end of another word to form a new word। For example, brunch from breakfast and lunch। यानी दो blending कर दी हमने, इधर से BR लिया और उधर से UNCH लेके ब्रंच कर दिया ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान को, तो यहाँ से दो वर्ड्स बन गए। देन इज बोरोइंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वर्ड्स, बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, इसको बोरोइंग कहते हैं जी। बाउंड मॉर्फीम क्या होता है? बाउंड मॉर्फीम इज अ मॉर्फीम such as un or ed that cannot stand alone and must be attached to another form। For example, undressed। broadening। Broadening है जी a semantic change in which a word is used with a more general meaning। For example, fodder for animal fodder and food for any food, and in contrast to narrowing। ये narrowing का contrast है, यानी fodder को आपने fodder कह दिया। उसके बाद ब्रोकाज एफेजिया क्या चीज़ है जी? ब्रोकाज एफेजिया ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है in which speech production is typically reduced, distorted, slow and missing grammatical markers। इसमें आप देखें ब्रोकाज एफेजिया में ये लैंग्वेज का एक डिसऑर्डर है जिसमें जो स्पीच की प्रोडक्शन होती है वो या तो कम बोला जाता है, या डिस्टॉर्टेड आवाज़ निकलती है, या स्लो निकलती है, या फिर ग्रामेटिकल मार्कर्स जो है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। ब्रोकाज एरिया अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का एक पार्ट है जी ब्रोकाज एरिया, इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर, दिमाग के लेफ्ट वाले हिस्से में, इन्वॉल्व इन स्पीच प्रोडक्शन, जो कि स्पीच प्रोडक्शन करता है वो ब्रोका एरिया है। उसके बाद है जी काल्क, CALQUE, काल्क अ टाइप ऑफ बोरोइंग इन विच ईच एलिमेंट ऑफ अ वर्ड इज ट्रांसलेटेड इनटू द बोरोइंग लैंग्वेज। काल्क अ टाइप ऑफ अ बोरोइंग, यानी बोरोइंग की एक टाइप है। और बोरोइंग हमने क्या डिस्कस किया था? बोरोइंग ये होता है कि किसी लैंग्वेज से वर्ड्स को बोरो करना, जिसमें ईच एलिमेंट जो वर्ड का है वो नेक्स्ट बोरोइंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ग्रेटेशियल को स्क्रेप स्काई फॉर स्काई स्क्रेपर कह दिया जाता है। यानी इस तरह हर वर्ड की ट्रांसलेशन की जाती है, यानी टर्म की नहीं हम करते। काल्क में क्या होता है कि इन विच ईच एलिमेंट ऑफ अ वर्ड इज ट्रांसलेटेड इनटू द बोरोइंग लैंग्वेज, यानी ईच पूरी वर्ड की बजाय या पूरे कॉन्सेप्ट की बजाय या पूरे फ्रेज की बजाय ईच वर्ड की ट्रांसलेशन करते हैं। जिस तरह ग्रेशियल कार्शिया को स्क्रैप स्काई है फॉर स्काई स्क्रैपर। उसके बाद है जी केयर गिवर स्पीच, स्पीच एड्रेस टू यंग चिल्ड्रन बाय द एडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन हु आर लुकिंग आफ्टर देम। मतलब केयर गिवर स्पीच है, जो आपका जो केयर गिवर है वो बोल रहा है। Then is category, a group with certain features in common। grouping को कहते हैं। character forms used in Chinese writing, जो चाइनीज राइटिंग में फॉर्म्स यूज होते हैं तो उसको करेक्टर्स कह दिया जाता है अल्फ़ाबेट्स की बजाय जापानीज़ और चाइनीज़ में, क्योंकि वो अल्फाज की तरह जो वो करेक्टर्स होते हैं ना, पिक्टोरियल वर्ड, वो जो शेप में होते हैं। उसके बाद है जी क्लासिफायर्स, a grammatical marker
दैट इंडिकेट्स द टाइप और क्लास ऑफ अ नाउन। यानी क्लासिफायर उसको नाउन की मुख्तलिफ जो टाइप्स है उनको क्लास जो डिफरेंट बनाया जाता है उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, और वो उनको क्लासिफायर कहा जाता है उन मार्कर्स को। क्लिपिंग, the process of reducing a word of more than one syllable to a short form, for example ad from advertisement। यानी क्लिपिंग का मतलब ये कि क्लिप करके चीज़ को मुख्तसर करके पेश करना। अब ये एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा वर्ड है तो इसको एड में ले आए। इसी तरह क्लोज सिलेबल क्या होता है जी? अ सिलेबल दैट एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट और कोडा, उसको क्लोज सिलेबस कहते हैं, जो कि एक कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा। फिर है जी को आर्टिकुलेशन। व्हाट इज को आर्टिकुलेशन? को आर्टिकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन साउंड वर्चुअली एट द सेम टाइम एज द नेक्स्ट साउंड। यानी एक साउंड को वर्चुअली एट द सेम टाइम एज द नेक्स्ट साउंड, दोनों साउंड्स को तकरीबन इकट्ठा बोल दिया जाए तो को आर्टिकुलेशन है, यानी आर्टिकुलेशन को आपने मिक्स कर दिया। कोडा, द पार्ट ऑफ अ सिलेबल आफ्टर द वॉवल। ये इंपॉर्टेंट है जी। कोडा किसे कहते हैं? ये यहाँ पे था क्लोज सिलेबल में ये कोडा आया हुआ। कोडा द पार्ट ऑफ अ सिलेबल आफ्टर द वॉवल, वॉवल के बाद जो पार्ट सिलेबल होता है उसको हम कहते हैं जी कोडा। देन है जी कॉग्नेट्स। कॉग्नेट्स जो होते हैं वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट हैव अ similar form and meaning, for example English friend and German friend। cognates, words in different languages that have a similar form and meaning, उनको cognates कहा जाता है, यानी similar structure वाले words। इंग्लिश में अगर हम कहते हैं इंग्लिश फ्रेंड तो जर्मन फ्रेंड, यानी इंग्लिश की बजाय इंग्लिश का वर्ड आ गया, और फ्रेंड के स्पेलिंग से मुख्तलिफ है, प्रोनाउंसिएशन और ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है इन वर्ड्स में। Then is cognitive category, a category used in the organization of how we think। यानी कॉग्निटिव कैटेगरी का मतलब है कि हम हमारे जो सोचने का अंदाज है, जो पैटर्न है, उसकी अगर हम क्लासिफिकेशन कर लें, उनकी ग्रुपिंग कर लें तो वो कॉग्निटिव कैटेगरी हम कहते हैं। कोहेरेंस, कोहेरेंस इज द कनेक्शंस दैट क्रिएट अ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टेक्स्ट। अब कोहेजन एंड कोहेरेंस को आप इस तरह समझे, कोहेजन में एस है तो यहाँ से निमोनिक बना लें कि जो लिंक विद इन दी सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट होता है उसे कोहेजन कहते हैं, और लिंक बिटवीन द आइडियाज इन अ पैराग्राफ या इन विद इन अ सेंटेंस भी हो सकता है, वो कोहेरेंस है। कोहेरेंस इज अ लिंक कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज, जो चीज़ों को मीनिंगफुल बनाता है। और कोहेरेंस जो होता है ये फिजिकल लिंक होता है बिटवीन डिफरेंट सेंटेंसेस, और इवन विद इन द सेंटेंस भी हो सकता है कोहेजन। कोहेसिव टाइज क्या होती है? द इंडिविजुअल कनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट में, सेंटेंस में जो लिंक होता है, अब ये लिंक किस तरह से हो सकता है? कॉमा से भी हो सकता है, पंक्चुएशन वगैरह से भी हो सकते हैं लिंक्स, ये कंजंक्शंस के थ्रू भी लिंक्स हो सकते हैं। को हाइपोनिम्स, को हाइपोनिम्स क्या होता है? वर्ड्स इन हाइपोनिमी दैट शेयर द सेम superordinate, for example daffodil and rose are co-hyponyms of flowers। यानी फ्लावर की ये कैटेगरीज हैं, डैफोडिल और रोज, उसकी सब कैटेगरीज आप कह लें तो इनको को हाइपोनिम्स कहते हैं जी। कॉइनेज, द इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स, ये हो गया जी कॉइनेज। उसके बाद है जी नियोलॉजिज्म, भी यही होता है, NEO नियोलॉजिज्म। कोलोकेशन क्या है? अ relationship between words and that frequently occur together। a relationship between words, relationship है ये words के दरमियान, that frequently occur together, जो इकट्ठा अक्सर हो रहा होता है। then is the communication strategy। communication strategy जो है, it is a way of overcoming a gap, it is a way of overcoming a gap between communicative intent and a limited ability to express that intent as part of strategic competence। यानी communication strategy ये है कि the way how you communicate, a way of overcoming a gap between communicative intent and limited ability to express that intent as part of the strategic competence। then है जी communicative approaches क्या होती हैं? approaches to language teaching that are based on learning through using language rather than learning about language। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोचेज होती हैं, ये वो अप्रोच है जो आपका स्टाइल है लैंग्वेज टीचिंग में, जो कि इस बात पे बेस कर रहा होता है कि लर्निंग थ्रू यूजिंग लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज को यूज़ करके लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप लैंग्वेज के बारे में लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज है जी, पेज नंबर 285। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसको कहते हैं? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होती है जी?
ये द जनरल एबिलिटी, ये कॉम्पिटेंसेस जैसे कि वर्ड आपको पता चल रहा है, इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली एंड फ्लेक्सिबली, यानी कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी है। कम्युनिकेटिव सिग्नल्स क्या होते हैं? बिहेवियर्स यूज्ड इंटेंशनली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये जेस्चर्स भी हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। कंपैरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, the creation of the original form of an ancestral language on the basis of comparable forms in language that are descendants। यानी comparative reconstruction का मतलब ये है कि आप क्रिएट कर रहे हैं original form of an ancestral language on the basis of comparable forms in languages। तो यानी ये इस तरह है कि ओरिजिनल फॉर्म में आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी एंसेस्टर वाली एंसेस्टर मेन लैंग्वेज को। उसके बाद है जी कंप्लीमेंटाइजर। कंप्लीमेंटाइजर एक वर्ड होता है सच एज दैट इंट्रोड्यूसिंग अ कॉम्प्लीमेंट फ्रेज, अ वर्ड सच एज दैट इंट्रोड्यूसिंग अ कॉम्प्लीमेंट फ्रेज। उसके बाद है जी कॉम्प्लीमेंट फ्रेज क्या होता है? सीपी। अ स्ट्रक्चर सच एज, मसलन ये स्ट्रक्चर हो, मैरी Mary helped George used to complete a construction। अब इसमें क्या है? that Mary helped George used to complete a construction beginning with the structure such as Kathy knew। तो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज क्या होता है? अब स्ट्रक्चर सच एज दैट मैरी हेल्प जॉर्ज यूज टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें यह है ना कि फर्ज करें ये कंस्ट्रक्शन है, कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज। कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज। अब कैथी न्यू हमारे पास स्ट्रक्चर है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट फ्रेज क्या है? कैथी न्यू वो क्या जानती थी? दैट मैरी हेल्प। अब ये वाला हिस्सा जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, जो इसको कंप्लीट कर रहा है कैथी न्यू। उसके बाद है जी कंप्लीशन पॉइंट क्या होता है? इन कन्वर्सेशन द एंड ऑफ अ टर्म यूजुअली मार्क्ड बाय अ पॉज एट द एंड ऑफ अ फ्रेज ऑफ अ सेंटेंस को कंप्लीशन पॉइंट कहते हैं। यानी बात करते करते जब आप रुकते हैं, कॉमा आ रहा होता है, फुल स्टॉप आ रहा होता है, क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, हाइफन आ रहा होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो वो कंप्लीशन पॉइंट है कि बात करते हुए आपने एक जगह मुख्तलिफ जगह पे कंप्लीशन पॉइंट्स देते जाते हैं कि एक आधी बात, एक फिक्रा, एक हिस्सा कम्युनिकेशन का एक पॉइंट क्लियर हो यहाँ पे कवर हो गया। कंपाउंडिंग, कंपाउंड से जिस तरह आप समझ रहे हैं कंबाइन करना, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। फॉर एग्जांपल वाटर बेड, वाटर अलग वर्ड है, बेड अलग है, दोनों को आपने मिला दिया तो वो वाटर बेड बन के एक बिल्कुल ही नई चीज़ बन गई। तो इसी तरह वेरियस अदर चीज़, जिस तरह एरो और प्लेन, दोनों को आपने अलग इकट्ठा मिला के एरो प्लेन बना दी। और भी बहुत सी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। कंसेप्चुअल मीनिंग, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मीनिंग कन्वेड बाय द लिटरल यूज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को लिटरल इस्तेमाल करके द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मीनिंग कन्वेड बाय द लिटरल, यानी ये बेसिक कंपोनेंट होता है मीनिंग का, ठीक है। और इसको कन्वे कैसे किया जाता है? वर्ड्स के बिल्कुल जिस जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसमें इस्तेमाल करते तो वो कंसेप्चुअल मीनिंग होता है। एक एक होता है, इसमें आपने फर्क ये करना है कि एक होता है मीनिंग कंसेप्चुअल और एक होता है कंटेक्चुअल। कंसेप्चुअल का मतलब है एक्चुअल मीनिंग, और कंसेप्ट कॉन्टेक्चुअल का मतलब है कि मीनिंग विद इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, उसमें किस बात में वो यूज हो रहा है। तो थोड़ा वो कॉन्टेक्चुअल जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है और अच्छा खासा डिफरेंट होता है। उसके बाद है जी कंडक्शन एफेजिया। अच्छा, एफेजिया का वर्ड जहाँ भी आएगा तो इससे आप देख लेंगे इससे मुराद डिजीज डिसऑर्डर होगा। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर है जी एसोसिएटेड विद डैमेज टू द आर्क्यूएट fasciculus in which repeating words or phrases is difficult। तो इसमें रेपिटेशन करना, दोहराना बात को मुश्किल हो जाती है कंडक्शन एफेजिया में। कंजंक्शन आपको पता ही है, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, एंड, बिकॉज, और, फॉर। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स भी हमें पता है कि स्पीच साउंड प्रोड्यूस बाय रेस्टिंग, रिस्ट्रिक्टिंग द एयर फ्लो इन सम वे। कॉन्सोनेंट इसको कहते हैं, कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन है कॉन्सोनेंटल अल्फाबेट्स, अ वे ऑफ राइटिंग इन विच ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद है जी कॉन्सोनेंट क्लस्टर, टू और मोर कॉन्सोनेंट्स इन सीक्वेंस। क्लस्टर का मतलब आपको पता ही है, ग्रुप होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस क्या चीज़ होता है जी?
A grammatical analysis of how small constituents or components, constituent का मतलब होता है ना component, चीज़ें, हिस्से, अज्जा, तो मुख्तलिफ अज्जा का जो हम करते हैं एनालिसिस, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट कॉलम जो है पेज नंबर 285 का, वो है कॉन्टेक्स्ट। Either the physical context or the linguistic context in which words are used. Context का मतलब आपको पता है, सियाक़ व सबाक़, कि ओवरऑल क्या बात हो रही है। Then is convergence. What is convergence? Adopting a speech style that attempts to reduce social distance by using forms that are similar to those used by persons being talked to as a type of speech accommodation in contrast to divergence. Divergence इसका contrast है convergence का, और इसमें होता क्या है कि आप एक speech style adopt कर लेते हैं, ठीक है, बोलने का एक तरीका जो अटेम्प्ट करता है कि सोशल डिस्टेंस जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, और ये वही चीज़ है कि जो कि पर्सन बीइंग टॉक टू इस्तेमाल करता है एज अ टाइप ऑफ स्पीच अकोमोडेशन। यानी कन्वर्जेंस से ये मुराद होती है कि आप जो अगला बंदा है उससे फासला कम करने के लिए, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी हेजिटेशन ख़त्म करने के लिए, उसको बेहतर महसूस करने के लिए वही स्टाइल अपना लेते हैं, कन्वर्ज कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज को और अपने स्टाइल को, जो वो बंदा बोल रहा है उसी के एक्सेंट, उसी के डायलेक्ट, उसी की वोकैबुलरी पे, उसी के लेवल पे चले जाते हैं। और ये डाइवर्जेंस से बिल्कुल उलट है, जिसमें आप फासला क्रिएट करते हैं डाइवर्जेंस में। कन्वर्जेंस में यू ट्राई टू रिड्यूस दैट डिस्टेंस। कन्वर्सेशन एनालिसिस होता है द स्टडी ऑफ टर्न टेकिंग इन कन्वर्सेशन। देन कन्वर्जन क्या चीज़ होती? द प्रोसेस of changing the function, the process of changing the function of a word such as noun to a verb as a way of forming new words, also known as category change or functional shift. For example, vacation, in they are vacationing in Florida. अब vacationing का कोई word नहीं है ट्रेडिशनल ग्रामर में, आपने vacation से vacationing बना लिया, तो इसको हम कहते हैं कि इसको verb बनाया है, तो ये convert आपने कर लिया, conversion हो गया। Cooing, the earliest use of speech like sounds by an infant in the first new months, उसको कोइंग है, ये जो वहाँ बच्चे कर रहे होते। उसके बाद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है? an underlying assumption of conversation that you will make your conversational contribution such as is required at the stage at which, इसको छोड़ दे, मेरा ख्याल ये कोई कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का मतलब है कि आप ये एक अजम्पशन होती है कन्वर्सेशन में बोलते हुए कि आप क्या करेंगे, अपनी कन्वर्सेशनल का कंट्रीब्यूशन करेंगे, यानी बोलेंगे जो आपसे रिक्वायर किया जाता है और जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या चीज़ है जी? कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जो है ना, ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज है इन यूज़, जो कि इस्तेमाल हो रही है बाय एनालाइजिंग द अकरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म्स इन अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट typically stored in a computer. अब कॉर्पस क्या होता है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज। जो लैंग्वेज इन यूज है उसको आप क्या कर रहे हैं जी? एनालाइज कर रहे हैं जी। तो जो एनालाइज कर द अकरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म्स इन अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट टिपिकली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो बड़ी टेक्स्ट पड़ी हुई होती है उसको, उसकी जो लार्ज कलेक्शन है उसमें आप देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि कौन से वर्ड्स की अकरेंस ज़्यादा है। तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज़, यानी जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है उसकी स्टडी को ये कहते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक। और कैसे? बाय एनालाइजिंग द अकरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म्स, यानी अकरेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं उस बड़ी कलेक्शन में, उसके एनालिसिस को कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स कह देते हैं। कोटेक्स्ट क्या होती है? द सेट ऑफ अदर वर्ड्स। को का मतलब आपको पता है कंपेनियन होता है। द सेट ऑफ अदर वर्ड्स यूज्ड इन द सेम फ्रेज और सेंटेंस, आल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जिसको कहते हैं उसको कोटेक्स्ट भी कहा जाता है। काउंटेबल, द टाइप ऑफ नाउन दैट कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश विद ए and the plural cup, two cups, in contrast to non countable या uncountables। नाउन की देखिए बहुत सी टाइप्स होती हैं। एक कैटेगरी में नाउन को हम डिफाइन करते हैं कि कुछ नाउन्स काउंटेबल होते हैं, कुछ नॉन काउंटेबल होते हैं, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और कुछ प्रॉपर होते हैं, कुछ नाउन्स जो हैं वो कंक्रीट होते हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं,
कुछ नाउन जो है वो कलेक्टिव भी होते हैं। तो नाउन की मुख्तलिफ वैरायटीज हमारे पास हैं। उसके बाद है जी कॉवर्ट प्रेस्टीज। कॉवर्ट प्रेस्टीज, कॉवर्ट कहते हैं खुफिया को, प्रेस्टीज कहते हैं शान शौकत को, प्रिविलेज को। द स्टेटस ऑफ अ स्पीच स्टाइल और फीचर एज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू बट विच इज हिडन, हिडन है और नॉट वैल्यूड सिमिलरली among the larger community in contrast to overt prestige। overt prestige होती है जी क्लियर प्रेस्टीज, और covert prestige होती है कि किसी भी स्पीच स्टाइल का एक स्टेटस होता है या एक फीचर होता है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। यानी बहुत से डायलेक्ट्स हैं, तो उनमें से एक डायलेक्ट जो जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है और कहता कोई भी नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है कि जो लोग ऐसे बोलते हैं वो हायर ऑर्डर से सोसाइटी के शायद बिलोंग करते हैं। तो ये कॉवर्ड प्रेस्टीज लोगों को मिल रही होती है on the basis of the way they speak। तो in a language in a way becomes a matter of prestige for speakers। तो ये हमारा पेज इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है 284 एंड 285।